Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रसायन के लिए विद्युत रासायनिक सेल में कुछ चीजों को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एनोड कैथोड के बारे में जाना था और साथ साथ इलेक्ट्रोड के बारे में भी जाना था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या कहते थे, समझे थे। ठीक है, जो कि आपका दूसरा मतलब पार्ट के रूप में है। पार्ट मतलब ये आपका चौथा पार्ट है। ठीक है, तो इसके दो तीन टॉपिक यही हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव किसी किसी इलेक्ट्रोड, आप लोगों को पता भी है, मतलब इसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है इस तरीके से दो प्रकार से कार्य करते हैं, एनोड और कैथोड पर। एनोड और कैथोड जो आपके कार्य भी करते हैं वो या एक तरीके से उस धातु के जलीय विलयन में कार्य करते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था कि अगर सोडियम को, मतलब एक तरीके से नमक को अगर हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रूप तैयार होता है, और जो कहीं ना कहीं क्लोरीन जो है आपका गैसीय रूप में यानी बबल्स के रूप में निकलता है, और सोडियम आपका एक नए धातु के रूप में बाहर निकलता है। तो इसलिए बताया था ना कि एक तरीके से हमने कल ही आपको बताया था कि जब कोई तत्व डाला जाता है तो उसके धातु के रूप में उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमने कल ही आपको बताया था। तो हम लोग आज समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो लिखिए किसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए क्या बात है। तो सबसे पहले इसमें बताया क्या जाता है, इलेक्ट्रोड विभव नोट हो गया। चलिए समझेंगे इसको। इलेक्ट्रोड विभव को बताया जा रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रोड, ध्यान रखिएगा, किसी इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोड आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि लोग इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक तरीके से आयनों के आदान प्रदान से हम लोग इलेक्ट्रोड को जान पाते हैं। अगर आयनों का आदान प्रदान ना हो तो इलेक्ट्रोड को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, और वो भी किसमें, जलीय विलयन में, और वो भी किस मात्रा से, धातु, मतलब जब विभवांतर प्रवाहित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड यानी कि धातु की क्षण और उसके संपर्क में रखे विद्युत अपघट्य विलयन। अब किस चीज का विलयन हो, विलयन उसी चीज का हो जो एक तरीके से विद्युत अपघट्य हो। हमने आपको बताया था प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो कि पहले नियम, पहले चैप्टर को पढ़ाया गया था क्लोराउस के नियम के अनुसार। ठीक है, तो वहां हम लोगों ने समझा था, आपको बताया भी गया था कि अगर कोई एक तरीके से प्रबल विद्युत अपघट्य, हमने आपको कल भी बताया था कि दो प्रबल विद्युत अपघट्यों के मिलने से क्या चीज निर्माण होता है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य और एक प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि दो प्रबल विद्युत अपघट्यों से कहीं ना कहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यह बताया गया है कि संपर्क में रखने पर विद्युत अपघट्य विलयन, यानी कि जो आपका विलयन लिया गया है, चाहे H2O NaCl का हो, चाहे KCl H2O का हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का हो, ऐसे चीज का हो जो एक तरीके से प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि जो एक तरीके से विद्युत चालन में सहायता करे, यानी ऐसी व्यवस्था जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, आदान प्रदान करे एनोड और कैथोड के माध्यम से। ठीक, क्या बताया था कि विद्युत अपघट्य विलयन के बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर, ठीक है, विभवांतर को इलेक्ट्रोड का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जब आप, अभी हमने आपको बताया था उस दिन भी, जैसे मान लीजिए एक चेंबर में, ठीक है, इसमें एक तरीके से एनोड और कैथोड लिया गया है। ठीक, तो ऊपर जो इस पर धारा लगाई जाती है, ठीक है, जो इस पर विभवांतर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इसी चीज को बताया जाता है कि जब यहाँ से धारा को प्रवाहित किया जाएगा प्लस और माइनस के रूप में, या मान लीजिए माइनस, प्लस और माइनस के रूप में इसको प्रवाहित किया जाएगा एक तरीके से, तो जो आपका एनोड होगा, जो आपका कैथोड होगा, उसके अंदर भी बीच में क्या होगी, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। और यही धारा एक तरीके से क्या करेंगे, जो अंदर के आयन है, तो चाहे NaCl के आयन हो, चाहे NaOH के आयन हो, ठीक है, चाहे HCl के आयन हो, चाहे KBr के आयन हो, चाहे KCl के आयन हो, किसी के भी आयन होंगे, उनको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ये आकर्षण की क्रिया ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड का विभव कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड का विभव। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर लोग आगे बढ़े। चलिए लिखिए इसको।
इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से वो कारक हैं? जैसे आपके विलयन की सांद्रता, धातु की प्राकृति, धातु और घट्ट की प्राकृति, और ताप तथा दाब की परिस्थितियों पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले आता है विलयन की सांद्रता के बारे में। ठीक है, कि विलयन की सांद्रता किस तरीके से, सांद्रता आपको बताया गया था कि सांद्रता एक तरीके से अनुपात में कार्य करता है। ठीक है, तो अगर विलयन की सांद्रता अनुपात में रहेगी तो इलेक्ट्रोड विभव की जो व्यवस्था होगी या जो चालकता होगी वो एक तरीके से सामान्य स्थिति में कार्य करेगी। फिर धातु की प्रकृति पर भी निर्भरता होती है, जैसे कि आपको हम बताया गया है कि अगर धातु की प्रकृति इस तरीके से हो कि मान लीजिए भी अन्य सेल को लिया गया है, सीएल टू एक तरीके से बबल्स के रूप में निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो इस पर विभव एक तरीके से प्रवाहित किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसका क्या हो जाएगा, विभव नुकसान हो जाएगा। तो धातु की प्रकृति पर भी निर्भरता कार्य करती है। विद्युत अपघट की प्रकृति पर भी क्या करती है, इलेक्ट्रोड विभव कार्य करते हैं। अगर विद्युत अपघट इस तरीके से मान लीजिए वो दोनों एक तरीके से दुर्बल क्षार के रूप में, दुर्बल अम्ल के रूप में लिया गया है, तो उसमें विद्युत अपघट बहुत कम से कम मात्रा में कार्य करेगी। क्योंकि कार्य करने की व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि दुर्बल विद्युत अपघट जो होते हैं कम से कम आयनित होते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अवक्षेप को बनाते हैं, जिसके कारण से तलहटी में बैठ जाते हैं और कम से कम आयनों का अपने क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे कारण से, और फिर उसके बाद बताया जाए ताप दाब तथा परिस्थिति के बारे में, मतलब ताप दाब की परिस्थिति क्या होती है ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किस तरीके से टेम्परेचर यानी कि जो दाब पड़ रहा है वो उस वहां का दाब कितना मात्रा में है, या फिर जो उसकी ताप की परिस्थिति है वो कितनी मात्रा में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो इन सभी चारों को अब हम लोग बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस चीज में हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे अपना योगदान दिया, कुछ अपने मत दिए। ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव पर क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, तो उसमें बताया गया जिस तरीके से, उस तरीके से को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे तो कैसे कार्य करता है। और इसको समझने के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट। इसमें लिखिए, जब धातु चलिए, तो यहाँ सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। बताया जब धातु की पतली छड़, ठीक है, धातु की कोई पतली छड़ ली गई है, चाहे आप किसी भी धातु को ले लीजिए, चाहे आप लोहे की या कोई धातु के रूप में आप आयरन की ले लीजिए, कापर की ले लीजिए, या साथ साथ किसी भी चीज की धातु की पतली छड़ ले लीजिए, या चाहे सोडियम की ले लीजिए। जिस धातु की आप पतली छड़ लेंगे उसके उस पे कितने आयनों की व्यवस्था है, आयनों की व्यवस्था क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संयोजकता, संयोजकता के अनुसार उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की या आयनों की कमी है। ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, एक बढ़ोतरी नहीं कमी देखी जाती है। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ओ यानी कि शून्य परमाणु क्रमांक, यानी कि एक तरीके से जिसको बताया था अक्रियशील गैसें 18 नंबर के, ठीक है, जिनपे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतया कंप्लीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनान, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सब चीजें जो है तत्व एक तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट रहते हैं। तो इसको छोड़कर बाकी बताया कि अगर किसी भी चीज की आप पतली क्षण ले रहे हैं, ठीक है, को उसी धातु के विलयन में, अगर उसी के धातु के अगर विलयन को डाला गया, जैसे मान सोडियम के विलयन, सोडियम की धातु, सोडियम की क्षण लिए हैं और सोडियम का ही विलयन तैयार किया गया है, ठीक है, डुबाया जाए, ठीक है, डुबाया जाए तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया होती कैसे, एनोड कैथोड के माध्यम से, जैसे आप क्षण को डालेंगे विलयन में, ठीक है, तो उसमें तुरंत ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ठीक, अब जैसे प्रक्रिया शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें धन आयन और तथा ऋण आयन क्या होते हैं, उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये होता कैसे है, ये अर्नस्ट के समीकरण के अनुसार अर्नस्ट के अनुसार होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक धातु लिया गया है, कोई यम है, इसको आप Cu को भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉपर को देख सकते हैं, या आप मान लीजिए सोडियम को ही देख सकते हैं, ठीक है, सोडियम को ही देख सकते हैं। अब यहाँ सोडियम को धातु के रूप में रखा गया है, जो कि एम के रूप में धातु के रूप में रखा गया है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आयनीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे आयनीकृत तभी होगा जब ये एक तरीके से किसी दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया ना कि जब धातु के विलयन में, जैसे उसी के विलयन में जब डाला जाए, चाहे वही धातु हो और उसी के विलयन में क्या करेंगे, डालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आयनों की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, यानी कि आयनों का आदान प्रदान चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत यम प्लस, यानी कि यहाँ पर आपका एन प्लस के रूप में कार्य करेगा। अब ये प्लस आता कहाँ से, ये भी हमने आपको बताया है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से आता है। इसमें पता चलता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी दर्शा सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया सबसे पहले। तो सबसे पहले चीज हमें यही बताता है कि कितने मात्रा में आयन, इस पे आयन चढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये बताता कौन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसके आगे फिर क्या दिया गया आपको, यन के साथ में दिया गया इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से समझेंगे। यहाँ यही बता रहा है कि जितने चार्ज इस पे चढ़े हैं, ठीक है, जैसे यम पर इतने चार्ज, तो उतने ही मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी जरूरी है। ठीक, जैसे एक आयन चढ़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए एन है प्लस एक है, इस पे भी एक है। अभी हम कह दें कि मान लीजिए कोई ऐसा तत्व लीजिए जैसे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम आप लेते हैं तो उस पे मान के चलिए करीब +3 के करीब में से क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो अगर जब इसको इस तरीके से लिखेंगे एल के रूप में, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं तो एल पर +3 हो जाएगा। कोई समस्या। अब इसी प्रकार में जो इसको आगे हम लिखेंगे तो एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर धातु के आयनों में हम लोग क्या करते हैं, उसी विलयन को डालते हैं, मतलब जो आपका धातु लिया गया है और उसको उसी के विलयन में, जो धातु है उसी के धातु का विलयन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण और त्यागने की क्षमता क्या हो जाती है, चालू हो जाती है एक तरीके से, और उसमें निगेटिव और पॉजिटिव की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और साथ साथ उनमें आयनों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक, ये चीजें बताई थे इलेक्ट्रॉन विभव के उत्पन्न होने का कारण, इस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग समझेंगे आयनों का प्रासरण क्या होता है। आपने प्रासरण दाब पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 या 3 में आपने प्रासरण दाब को पढ़ा होगा, और हम लोग जानेंगे कि आयनों का प्रासरण क्या होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.